Hello everyone. So let's start with our today's question discussion on ICMR. So the first question for today's lesson is all are the essential pharmacovigilance except. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द pharmacovigilance and what are the basic for the pharmacovigilance. फार्मा वर्ड इज यूज्ड हियर। फार्मा का मतलब होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, ठीक है। सो फार्माकोविजिलेंस इज समहाउ रिलेटेड विद द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ऑल वी नो दैट कि जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं वो प्रोडक्शन करती है बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्रग्स का, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ एक क्राइटेरिया होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं जिनके बेस के ऊपर चेक किया जाता है कि वो ड्रग्स कितनी इफेक्टिव है और क्या उन्हें यूज करना सुटेबल है या नहीं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो फार्माकोविजिलेंस होते हैं उनका मेन काम होता है जितने भी ड्रग प्रोडक्शन हो रहे हैं उन एसेंशियल ड्रग्स का डिटेक्शन करना, उनका असेसमेंट करना, उनका चेक करना, उनका इफेक्टिवनेस को चेक करना कि वो कितनी इफेक्टिव है कितनी नहीं। सो यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस सर्विसेज की कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं जो उन्हें ओवरकम करने होते हैं टू चेक आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट ड्रग, ठीक है। सो इसके लिए फार्माकोविजिलेंस है वो डिटेक्शन करती है एडीआरस का, वो असेसमेंट भी करती हैं और प्रोटेक्शन भी करती हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट कभी भी फार्माकोविजिलेंस के अंडर नहीं आता। बिकॉज फार्माकोविजिलेंस जो होती है ये डिफाइन की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ये इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है जिससे हम लोग किसी भी ड्रग की डिटेक्ट करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और अगर वो आपके लिए एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करती है तो उसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, वो सारी की सारी चीजें आपकी फार्माकोविजिलेंस सर्विसेज के अंदर इंक्लूडेड होती है, ठीक है। इन शॉर्ट ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, या कहें कि आपकी सेफ्टी को ये आपकी सेफ्टी को ये अप्रूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाउडनेस ऑफ अ साउंड वेव इज डिटरमाइंड बाय इट्स, ठीक है। सबसे पहले आपको वेव्स के बारे में पता होना चाहिए। वेव्स बेसिकली क्या होती है, देखिए हमें पता है हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इन शॉर्ट हम कहें कि जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल्स के बने होते हैं, ठीक है। साउंड वेव्स ऐसे टाइप की वेव्स होती हैं जो पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से क्रिएट होती है। इसमें पार्टिकल एक्चुअल में मूव नहीं करता। कुछ वेव्स ऐसी होती है जिसके अंदर आपके पार्टिकल्स खुद से मूव करते हैं, और कुछ वेव्स ऐसी होती है सिर्फ जिसमें पार्टिकल मूव नहीं करता, सिर्फ उनके रैंडम मोशन या वाइब्रेशन की वजह से वेव क्रिएट होती है। सो साउंड वेव इज अ टाइप ऑफ वेव जिसमें अगर ये आपके पार्टिकल है, हमें पता है हमारे सराउंडिंग के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन की वजह से ये मूव करेंगे, इनका वाइब्रेशन की वजह से सराउंडिंग जो आपका रिस्पेक्टिव पार्टिकल है उसके साथ कोलाइड करते हैं। सो ऐसे ही एक वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। और यही जो ट्रांसफर ऑफ वाइब्रेशन है उसे ही हम कहते हैं वेव, ठीक है। तो जो साउंड वेव्स होती हैं इट इज अ टाइप ऑफ longitudinal waves, right? Wave can be longitudinal, wave can be transfer wave. So waves आपकी कुछ इस तरीके से ट्रैवल करती, ठीक है। लेकिन जब हम साउंड वेव की बात करते हैं तो यहाँ पे पार्टिकल्स मूव नहीं करते, सिर्फ वाइब्रेशन मूव कर रहा होता है। तो जब भी हम साउंड वेव्स की बात करते हैं तो देखिए साउंड वेव्स की क्वालिटी को मेजर करने के लिए दो पैरामीटर्स होते हैं। वन इज द लाउडनेस, second one is the pitch. लाउडनेस का मतलब होता है कि आपकी जो साउंड है वो कितना लाउड है, ठीक है। लाउडनेस को हम मेजर करते हैं डेसिबल के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि साउंड की जो लाउडनेस होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं। पिच जो होती है वो हमारी साउंड की श्रिलनेस को बताती है, ठीक है, कि कितना साउंड आपका श्रिल है, शार्पनेस ऑफ साउंड को डिफाइन करती है पिच, ठीक है। सो पिच के लिए जो आपकी यूनिट होती है उसे हम कहते हैं हर्ट्ज, बिकॉज पिच के अंदर आती है हमारी फ्रीक्वेंसी। जब कभी भी आपको किसी साउंड की पिच फाइंड आउट करनी होती है तो हम उसे फ्रीक्वेंसी के टर्म में मेजर करते हैं, और उसका ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। लाउडनेस के लिए आप किसी भी साउंड की वेवलेंथ देखते हो, आप उसका एम्पलीट्यूड देखते हो, नॉट वेवलेंथ सॉरी, एम्पलीट्यूड हम लोग उसका मेजर करते हैं
ठीक है, इसलिए लाउडनेस को डेसिबल में मेजर किया जाता है। और जब भी आप किसी भी साउंड वेव की लाउडनेस देखते हो तो हम उसकी एम्पलीट्यूड को चेक करते हैं। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है आपका एम्पलीट्यूड के ऊपर। सो ये दो पैरामीटर है जिससे हम साउंड की क्वालिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, इवन इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो WHO है उसने कितनी लाउडनेस यानी कि कितने डेसिबल यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिसाइड किया हुआ है। अगर उससे ज्यादा होता है तो नॉइज पॉल्यूशन के अंदर उसको कंसिडर किया जाता है। सो 75 डेसिबल से ज्यादा, अगर 75 डेसिबल से ज्यादा लाउडनेस होती है, एम्पलीट्यूड होता है, तो उसे नॉइज पॉल्यूशन की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है, यानी कि उसे हम लोग नॉइज पॉल्यूशन कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो आई होप इससे आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, इट इज रिलेटेड विद द पिच ऑफ साउंड। वेवलेंथ इज डिफरेंट थिंग, और ये जनरली आप ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर पढ़ते हो। ट्रांसवर्स जो वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स जो वेव्स होती हैं उसके दो रिस्पेक्टिव जो क्रस्ट होते हैं उनका बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से। सो दीज आर क्रस्ट, और ये जो नीचे है आपका इसे हम बोलते हैं टॉप। ठीक है, और दो रिस्पेक्टिव क्रस्ट के बीच का जो स्पेस होता है, मतलब दो रिस्पेक्टिव जो क्रस्ट होते हैं, ये हमारी एक्चुअल साइकिल्स होती हैं, उनके बीच का जो टर्म होता है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। तो जब आप ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं तो हम लोग वेवलेंथ को मेजर करते हैं जिसे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेलोसिटी इज क्वाइट डिफरेंट थिंग एंड एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड विद द लाउडनेस, और इसे मेजर किया जाता है डेसिबल में। ठीक है, clear? Okay. Moving to the next question, which of the following remain at liquid at room temperature? आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर। तो देखिए, हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को तीन कैटेगरी के अंदर, कि उनमें से कुछ हमारे मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, और कुछ हमारे मेटलॉइड्स हैं। राइट, जो मेटल्स होती है ऑलमोस्ट सभी हमारी जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। और अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि इनमें से कौन सी मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर आपकी लिक्विड फॉर्म में रहती है, तो आप वहां पे सिलेक्ट करते कि हमारा जो मर्करी होता है, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटल, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड रहता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि नॉन मेटल के बारे में बताइए कि कौन सी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड रहता है, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे ब्रोमीन। ठीक है, मेटलॉइड्स हमारे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड नहीं होते, लेकिन अगर हम मेटल और नॉन मेटल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्शन है कि सारी की सारी हमारी मेटल रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होती है एक्सेप्ट द वन मर्करी। नॉन मेटल्स में भी ब्रोमीन को छोड़ के सारे एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। सो क्वेश्चन के अंदर क्योंकि आपको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो अगर ऑप्शन के अंदर आपको ब्रोमीन के अलावा यहाँ पे मर्करी दिया होता तो आप उन दोनों में से किसी ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन दिया हुआ है सो वी विल गो फॉर द ब्रोमीन। ठीक है, नाइट्रोजन का तो आप सभी को पता है गैशियस नेचर होती है, फॉस्फोरस सॉलिड नेचर में होता है, और क्लोरीन का हमारा गैशियस फॉर्म भी होता है। ठीक है, क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बायोलॉजिकल पॉलीमर इन पेपर? आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल पॉलीमर है जो पेपर के अंदर मिलता है। पॉलीमर बेसिकली क्या होते हैं, देखिए इसे समझिए कि बहुत सारे बायोलॉजिकल पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स का मतलब सिंपली होता है कि जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स मिलके एक लार्ज यूनिट की फॉर्मेशन करे तो हम उसे कहते हैं पॉलीमर। हमसे पूछा गया बायोलॉजिकल पॉलीमर पेपर के अंदर कौन सा बायोलॉजिकल पॉलीमर होता है। देखिए, स्टार्च, अगर आप स्टार्च की बात करें, स्टार्च क्या है, ये हमारा एक टाइप का ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, यानी कि इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज जब जुड़ जाते हैं उनके बीच में लिंकेज होती है तो हमारे पास स्टार्च बनता है। ठीक है, स्टार्च को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ये हमारा एक स्टोर्ड फूड होता है। प्लांट्स के अंदर स्टार्च का प्रोडक्शन होता है। ग्लूकोज, स्टार्च का जो मेनली आप देख सकते हो कि प्लांट जो होते हैं वो शुगर को, जो भी ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं, उसको या तो स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट करा देते हैं या फिर उसको स्टोर कर लेते हैं। स्टोर फॉर्म जैसे कि आप देखते हो हमारे पोटैटो के अंदर, पोटैटो के अंदर स्टार्च ही स्टोर्ड होती है।
ठीक है। तो स्टार्च क्या है, एक स्टोर टाइप का हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये। इसकी मोनोमर यूनिट होती है ग्लूकोज, यानी कि बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना होता है स्टार्च, तो हम कह सकते हैं ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सेलुलोज की बात करें, अगेन ये भी हमारा एक प्लांट प्रोडक्ट होता है। मेनली सेलुलोज आपके प्लांट में ही मिलता है, एनिमल सेल के अंदर प्लांट सेलुलोज नहीं मिलता। सेलुलोज एक ऐसा हमारा कंपोनेंट है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जिसे ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सो अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता कि इन ऑप्शन में से उस कार्बोहाइड्रेट फॉर्म को सिलेक्ट कीजिए जिसे ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं करता, तो वो आप सेलुलोज को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम लोग घास खाने लग जाते हैं तो हमें डाइजेस्ट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर सेल्यूलोज बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर, ह्यूमन के डाइजेस्टिव ट्यूब्स के अंदर ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। ये सिर्फ आपके जो र्यूमेंट्स, जो आपके र्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि हमारी काउ बफेलो जो है, उन्हीं के पास एंजाइम्स होता है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेलुलोज ही हमारा वो बायोलॉजिकल पॉलीमर है, अगेन ये भी पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का। बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स मिलकर हमारे सेलुलोज का फॉर्मेशन करती है। सेलुलोज हमारा वो बायोलॉजिकल पॉलीमर है जिसे हम लोग पेपर इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पेपर। कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम है, बट इसके सराउंडिंग की चीजें मैं आपको बता रही हूँ। ग्रेफाइट की अगर बात करें, ग्रेफाइट जो है ये आपका एक हमारा हम लोग बोल सकते हैं ग्रेफाइट कार्बन का फॉर्म है, कार्बन का एलोट्रॉप है। अगर हम कार्बन की दूसरे एलोट्रॉप की बात करें तो जनरली आप दो एलोट्रॉप को स्टडी करते हो, फर्स्ट वन इज ग्रेफाइट एंड सेकेंड वन इज डायमंड, ठीक है। ग्रेफाइट जो है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके साइंटिफिक फिनोमेना के अंदर, आईसीएमआर के अंदर ये पूछे गए हैं। कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अब जरूरी तो है नहीं कि जो प्रीवियस क्वेश्चन आपके आ चुके हैं वही आपसे दोबारा एग्जामिनर पूछे, लेकिन उसके सराउंडिंग की चीजें भी तो वो पूछ सकता है, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। अगर ग्रेफाइट की बात करें, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी को पता है कि हम लोग ग्रेफाइट को पेंसिल में यूज करते हैं, जब पेंसिल की फॉर्मेशन करी जाती है तो वो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। उसके अलावा जो ग्रेफाइट है, आप देखते हो कि जो आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं, आपके जो वाहन होते हैं, उनके अंदर वैक्स यूज की जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं ना, ग्रेफाइट को उसमें एज अ वैक्स यूज किया जाता है, ठीक है। सो आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर उनको लुब्रिकेंट, यस, एज अ लुब्रिकेंट किसे यूज किया जाता है, ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। दूसरी तरफ कार्बन का अगर हम सेकेंड एलोट्रॉप की बात करें, दैट इज डायमंड। डायमंड जो है इसकी बिल्कुल रिवर्स प्रॉपर्टी होती है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्लियर गाइस। अगर डायमंड की और प्रॉपर्टी की बात करें तो आप सभी को पता है कि डायमंड जो है वो बहुत ही शाइन करता है। इस शाइनिंग प्रोसेस के पीछे जो फिनोमेना है उसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बिकॉज आप डायमंड की जब शेप देखते हो ना, तो डायमंड के अंदर बहुत सारे आपके सरफेस होते हैं। लाइट एक बार इसके अंदर एंटर करती है और उसी के अंदर ट्रैप हो जाती है, लाइट इससे बाहर निकल ही नहीं पाती, इसीलिए हमें लगता है कि जो डायमंड है वो शाइन कर रहा है, क्योंकि किस फिनोमेना की वजह से है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। अगर हम पॉलीस्टाइरिन की बात करें तो पॉलीस्टाइरिन क्या होते हैं, पॉलीस्टाइरिन बेसिकली आपकी जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज होती है वहां पे स्टाइरिन को यूज किया जाता है, और ये एक बेसिक की तरह काम करते हैं। जब आप प्लास्टिक की फॉर्मेशन करते हैं, अदर इट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और द थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, या फिर आप मतलब किसी भी टाइप की अगर आप प्लास्टिक की फॉर्मेशन करते हैं तो हम लोग पॉलीस्टाइरिन को एज अ मोनोमर यूनिट यूज करते हैं। नॉट मोनोमर, बिकॉज पॉलीस्टाइरिन के अंदर बहुत सारे स्टाइरिन यूनिट है, मतलब स्टाइरिन से हमारा प्लास्टिक की फॉर्मेशन होती है। So the correct answer for this question is cellulose, right? Next is what is known as the gold particle? बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि इनमें से कौन सा है जिसे आप गोल्ड पार्टिकल कहेंगे। देखिए, ये सारे के सारे हमारे पार्टिकल हैं और एलिमेंट्री पार्टिकल। ड्यूट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, प्रोटॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, न्यूट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करें वो भी हमारा एक एलिमेंट्री पार्टिकल है,
ठीक है। देखिए गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन जिसे हम गॉड पार्टिकल कहते हैं, इसके बारे में आपको बताऊं। देखिए हमारी नेचर के अंदर हम लोग कहते हैं एटम जो होते हैं वो सबसे बेसिक यूनिट होता है, यानी कि बहुत सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके मैटर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और हमारी सराउंडिंग के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सभी मैटर की बनी होती है, ये चीज हमें पता है, बचपन से हम पढ़ते आए। उसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे सराउंडिंग के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फील्ड्स होते हैं। फील्ड जैसे कि हमारे सराउंडिंग में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमारे सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, या हम ग्रेविटेशनल फील्ड कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, क्वार्क फील्ड है, यानी कि अलग अलग टाइप के फील्ड प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही हमारी नेचर के अंदर एक फील्ड होता है जिसे हम कहते हैं हिग्स फील्ड, ठीक है। अब ये हिग्स फील्ड क्या है? आप सभी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, ग्रेविटेशनल पढ़ा है, मैग्नेटिक पढ़ा है, क्वार्क फील्ड पढ़ा है। तो देखिए हिग्स फील्ड क्या है। हम लोग कहते हैं कि हर एक बॉडी का अपना एक मास होता है। मास का मतलब क्या है? मास से आप दो चीजें कंक्लूड कर सकते हो। पहली चीज, कोई भी बॉडी जो इस सराउंडिंग में यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो एक पोजीशन यानी कि उनका एक स्पेस है जो उसने ऑक्यूपाई करके रखा है, एक पोजीशन है जो उसने ऑक्यूपाई करके रखी है, पहली चीज। मास से आप दूसरी चीज ये कंक्लूड कर सकते हो कि मास का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को पुश करते हो तो आप उस चीज से किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन फील करते हो, है ना। तो मास क्या होती है? मास होता है कि एक वो स्पेस, वो पोजीशन जो किसी भी बॉडी ने इस स्पेस के अंदर ऑक्यूपाई करके रखी है। और दूसरी चीज ये एक टाइप का रेस्ट्रिक्शन होता है जो बॉडी आपको पुश करती है, मतलब एक रेसिस्टेंस होता है। जब आप किसी बॉडी को पुश करने की कोशिश करते हो, उसे उसकी जगह से हटाने की कोशिश करते हो, तो आपको ये फील होता है, ठीक है। मास इज नॉट इक्वल टू वेट, ये वेट के बिल्कुल बराबर नहीं होता है, बिकॉज वेट इज डिफरेंट थिंग। वेट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बनता है। वेट का फॉर्मूला भी होता है मास इंटू ग्रेविटी, कि जब मास को हम ग्रेविटी से इंटू कर देते हैं तो वेट बनता है, ठीक है। सो मास इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो नेचर में ये माना जाता है कि जो हमारे जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनका अपना एक मास होता है, ठीक है। जो एक हमारी फिजिक्स कहती है कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, उनसे तोड़ के आप कोई और पार्टिकल नहीं बना सकते। हमारे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और इनको तोड़ के हम और छोटी यूनिट नहीं बना सकते। तो कायदे से इनके अंदर लाइक आपका जो फोटोन्स होता है, फोटोन्स हमारा स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं, फोटोन को भी हम तोड़ नहीं सकते। फोटोन का अपना कोई मास नहीं होता, वो मासलेस बॉडी होते हैं। तो ऐसे फिजिक्स हमारे कहते हैं कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी एलिमेंट्री पार्टिकल हैं तो उनका भी कोई मास नहीं होना चाहिए, लेकिन नेचर के अंदर उनका मास है। ऐसा क्यों? ये मास होता है इसी हिग्स फील्ड की वजह से, ठीक है। जैसे हमारे अलग अलग टाइप के फील्ड्स नेचर के अंदर प्रेजेंट है, वैसे ही यूनिवर्स के अंदर एक हिग फील्ड प्रेजेंट होता है। ये एक टाइप का फील्ड होता है जो एवरीवेयर प्रेजेंट है, इस यूनिवर्स के अंदर ऑल वेयर प्रेजेंट है। इस हिग फील्ड की वजह से हर एक बॉडी का अपना एक मास होता है, क्योंकि इस हिग फील्ड के अंदर जो भी पार्टिकल इंटरेक्ट करता है, हिग फील्ड के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं हिग बोसोन या पार्टिकल्स। इन हिग बोसोन्स या पार्टिकल्स के साथ जो भी पार्टिकल इंटरेक्ट करता है, एग्जाम्पल के लिए अगर ये हमारा हिग फील्ड है, इस हिग फील्ड के अंदर हिग पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इस हिग पार्टिकल के साथ एग्जाम्पल के लिए आपका इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करता है, और ये इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा और जैसे ही हिग्स पार्टिकल के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, इनसे वो एनर्जी ले लेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर अपना एक मास जनरेट हो जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास होता है, ठीक है। ऐसे ही प्रोटॉन का अपना एक मास होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल इंटरैक्ट करता है हिग फील्ड में। हिग फील्ड में जितना उसका इंटरेक्शन होता है उतना ही उसका मास बन जाता है। और क्योंकि हिग फील्ड जो है वो एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है, इसीलिए हम उसे गॉड पार्टिकल कह देते हैं। जैसे भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान हर जगह है, वैसे माना जाता है कि जो हिग फील्ड है वो हर एक जगह इस यूनिवर्स के अंदर इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और जिस तरीके से पार्टिकल उसके साथ इंटरेक्ट करता है उतना ही मास उसका बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हिग पार्टिकल जो है
हिग बोसोन जो है ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल ही है, जिसे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स के अंदर हम लोग स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। और जिसका मेनली काम क्या है, इसका मेनली काम होता है ये कैरियर की तरह काम करता है, हिग फील्ड के अंदर जो सराउंड करके रखता है। और हिग फील्ड का अगर आपसे एक फंक्शन पूछा जाए तो हिग फील्ड हमारा वो फील्ड है जो हर एक बॉडी को उनके साथ इंटरैक्ट करके मास देता है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि जो लाइट है, लाइट का जो मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं फोटोन, फोटोन का अपना एक मास क्यों नहीं होता? रीजन इज, हमने कहा हिग फील्ड के अंदर जो हिग पार्टिकल प्रेजेंट है इनके साथ जितना मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेगा उतना ही उसका मास बन जाता है। तो फोटोन्स जो है वो इस हिग पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, इस वजह से उनका कोई मास नहीं होता। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज हिग पार्टिकल। सिंपली आपको याद रखना है, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको बस इतना याद रखना है, हिग बोसोन एक टाइप के पार्टिकल होते हैं जो हिग फील्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और हिग फील्ड क्या करता है, हर एक बॉडी को, इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट है उन सबको उनका मास कौन प्रोवाइड करता है, हिग फील्ड प्रोवाइड करता है। क्लियर? इसीलिए हम लोग इसको गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक गॉड हिग फील्ड जो है वो एवरीवेयर हर जगह इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। एज यू कैन सी, इस इमेज में भी आप देख सकते हो कि कैसे प्रोटॉन जो है वो हिग बोसोन के साथ इंटरेक्ट करके प्रोटॉन को उसका अपना एक मास मिल जाता है। क्लियर? ओके, अगेन, which one of the following metal pollute the air of a city having a large number of automobiles? आपको पता है कि जितनी ज्यादा ऑटोमोबाइल्स आपकी सिटीज के अंदर होती हैं उतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि एयर पॉल्यूशन के अंदर भी किस कंपोनेंट की वजह से वो एयर पॉल्यूशन होता है। तो देखिए, जो आपकी ऑटोमोबाइल्स होती हैं उनका जो स्मोक निकलता है, इस स्मोक के अंदर जिसकी कंपोनेंट ज्यादा होता है, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेशन जिसकी ज्यादा होती है, इट इज लेड। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। एयर पॉल्यूशन के बारे में हम जनरली पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ते हैं। तो एयर पॉल्यूशन जो आपकी ऑटोमोबाइल्स होती हैं, जितना टाइम उनको यूज करते करते हो जाता है ना, मतलब देखिए आपकी नई नई कार है, उतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेगी, यानी कि उससे जो स्मोक निकलेगा उसके अंदर लेड का अमाउंट आपका कम होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा वो कार पुराना होता चला जाता है वैसे ही उसके स्मोक के अंदर लेड का अमाउंट बढ़ता चला जाता है। सो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो दो टाइप का पॉल्यूशन करती है, एक एयर पॉल्यूशन जो कि मेजर पॉल्यूशन है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितनी ज्यादा आपकी ऑटोमोबाइल्स यानी कि कार या आपकी सिटी के अंदर जितने ज्यादा ऑटोमोबाइल्स होते हैं उतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन वहां पे देखने को मिलता है। और एयर पॉल्यूशन भी स्पेसिफिकली उसमें लेड का अमाउंट आपको देखने को मिलता है। दूसरा, ये सॉइल पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब इन ऑटोमोबाइल्स को रीयूज के लिए, रिसाइकल के लिए किया जाता है ना, तब इससे भी लेड का अमाउंट रिलीज होता है। सो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन दोनों टाइप के पॉल्यूशन क्रिएट होते। क्लियर? सो आई होप गाइस आज का जो लेसन है आपको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। सुनामीज आर जनरली कॉज्ड बाय, ठीक है, सुनामीज किसकी वजह से कॉज्ड होती है? देखो, सुनामीज के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर सुनामीज की हम बात करते हैं तो ये अंडर वाटर अर्थक्वेक्स की वजह से कॉज्ड होती है। अर्थक्वेक आप सभी को पता है कि समटाइम अर्थक्वेक कैसे कॉज्ड होता है कि हमारी सॉइल के नीचे जो क्रस्ट रीजन होता है उसके अंदर प्लेट की मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। अच्छा, अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ और बातें मैं आपको बताती हूँ। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थक्वेक को मापने के लिए आप किस स्केल का यूज करते हो? तो रिक्टर स्केल। ठीक है, यानी कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो स्केल होता है जिसको हम यूज करते हैं उसे कहते हैं हम रिक्टर स्केल। इस रिक्टर स्केल के अंदर 0 to 10 तक आपको कुछ ग्रेड दी गई होती है, इसके बीच में हम लोग मापते हैं कि भी कितना हमारा रिक्टर स्केल्स के हिसाब से अर्थक्वेक जो है वो आपकी ग्रेडिंग शो करता है। सो अगर यहाँ पे मान लो 7.0 का अर्थक्वेक अगर आता है तो इट इज द मोस्ट डेंजरस वन। जितना ज्यादा इस स्केल के अंदर आपका मतलब रिक्टर स्केल के अंदर आपको यहाँ पे वैल्यू नजर आएगी उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही खतरनाक आपका डेंजरस अर्थक्वेक होगा। अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है सेस्मिक
वेव्स की हेल्प से, यानी कि सेस्मोमीटर की हेल्प से सेस्मिक वेव्स को मेजर किया जाता है और उन्हीं सेस्मिक वेव्स को डिटेक्ट करने के बाद रिक्टर स्केल के अंदर यहाँ पे रीडिंग आती है और उन्हीं रीडिंग को रीड आउट करके ये आपका प्रिडिक्ट किया जाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आपका आने वाला है या वो कितना डेंजरस आपके लिए हो सकता है। सो सुनामी जो कोज होती है वो अंडर वाटर अर्थक्वेक्स की वजह से कोज होती है। So I hope guys आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। If you like this video then please hit the like button and subscribe my channel and share the video.